कहाँ से कब हुई थी? माशाल्लाह 9 साल होने वाले हैं। बच्चे हैं? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। इस डिलीवरी बॉय का नाम बताइएगा और बताइएगा ये आपके साथ कांटेक्ट में कैसे आया? जो से इसके अंडर एरिया था ना, उसके अंदर हमारा घर आता था। इसके पास मेरा नाम, घर का एड्रेस और नंबर इस थ्रू किया था कि मैं पार्सल मंगवाती होती थी और ये वहाँ का एक डिलीवरी बॉय था, इसने वहाँ से नंबर लिया था मेरा कि मैं पार्सल मंगवाती थी फेसबुक से। जैसे फेसबुक लाइव सेशन होते हैं ना, वहाँ से किचन आइटम्स हो गई, कोरियन ज्वेलरीज हो गई, इस टाइप की चीज़ें मंगवाती थी। और इसके अलावा मुझे नहीं पता कि ये कब कब मुझे पार्सल देने आए, इस बात का मुझे अभी तक इल्म नहीं है। वो मर्डर से 11 दिन पहले मेरे घर आया था और वो जब घर आया था ना, तो उसने एंट्री पता किस तरह ली थी। उसने मुझे कॉल किया था जो मैंने वाकई में पार्सल में ऑर्डर किया हुआ था, तो उसने मुझे फ़ोन किया। उसने मुझे फ़ोन करके कहा, अब मेरा वाकई में उस दिन पार्सल आना था। उसने मुझे फ़ोन किया कि मैम काइंडली नीचे आके अपना पार्सल रिसीव कर लें। मैं नीचे गई हूँ, मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते साथ ही ना ये एकदम ही एंटर हुआ। जब ये एंटर हुआ ना, तो इसके हाथ में एक ब्लेड था। इसके हाथ में ब्लेड था जो कि पहले इसने मेरी कमर पे के पास रखा, फिर इसने मेरी गर्दन के पास रखा। और जब ऐसी हुई ना, तो इसने कहा यहाँ पे चीखने चिल्लाने की या तमाशे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ साथ बाहर 2 लड़के खड़े हैं, मैं तो तेरे साथ यहाँ पे सब कुछ करूँगा, वो भी सब कुछ करेंगे। तो उसने मुझे ला के ना अपने पास बिठा दिया। उसके बाद जब उसने मुझे अपने पास बिठाया तो सर उसने मुझे प्रॉपर्ली टच किया, प्रॉपर्ली उसने मुझे हाथ लगा और ना उसके दांत अजीबोगरीब से थे, उसका खुलिया डाकुओं से भी बदतर था। और वो बहुत खुश था, उस टाइम बहुत खुश था। वो ना जानवर वाली हरकतें कर रहा था। और जब मैं रोती थी ना, जब वो मुझे हाथ लगाता था, मैं रोती थी। तो वो ना उस टाइम ना मुझ पर तशद्दुद करता था, जोर जोर की थप्पड़ लगाता था, कभी बाल नोचता था, कभी जिस्म नोचता था। इतनी दिन में ना मेरी बेटी ऊपर आ गई, काफ़ी खूबसूरत आ गई। तो मैंने अपनी बेटी को ना इशारा किया कि नीचे अब्बू को बुला के लेकर आओ। तो मैंने अपनी बेटी को ना आंख से ऐसे करके इशारा किया। मेरी बेटी फ़ौरन गई, उसी टाइम में भागती भागती अब्बू ऊपर आए हैं ना। जब मेरी बेटी ने अब्बू को जाके बताया और अब्बू ऊपर आया, तो अब्बू ने ना दरवाज़ा नॉक किया। और जब दरवाज़ा नॉक किया, मुझे आज भी उसकी आँखें याद है। उसकी आँखें एकदम ना ऐसे खौफ के साथ ऐसे फट गई। उस टाइम वो मेरे बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, उस टाइम वो मुझे हाथ लगा रहा था, उसकी आँखें एकदम ना ऐसे खौफ के साथ ना फट गई। और वो उसने ना दौड़ लगा दी किचन से वो टेरेस की तरफ गया और उसने टेरेस से जाके छलांग लगा दी। और जब मैंने दरवाज़ा खोला ना, तो वो भी काफ़ी गुस्से में थे, उनके से पता नहीं क्या चल रहा था। और फ़रहान के ऊपर, और ना फ़रहान वीडियो कॉल के ऊपर थे, पास ही अब्बू के पास। और फ़रहान ने कहा कि बाबा आप इसको ना नीचे ले जाओ और ना इसको आपने वॉशरूम भी नहीं जाने देना, बस इसको जाके बिठा दो, मैं खुद ही आके से पूछता हूँ। और ना फ़रहान 10 मिनट के अंदर घर आ गए। और जब आए, उन्होंने ना मुझसे ना बहुत ज़्यादा शाउटली बात की। मैं उस दिन फ़रहान को बताना चाहती थी कि मुझे इतना कोई परेशान कर रहा है। मर्डर की रात हुआ क्या था बताइएगा? सर, मर्डर की जो रात थी ना, वो मेरे लिए ऐसी थी कि फ़रहान ने मुझे कहा कि एसी ख़राब हो गया, आप ना रूम में जाके सो जाओ। एसी हमारा ख़राब हो गया था, अरमगान के रूम में जाके सो जाओ, मेरे देवर के रूम में जाके सो जाओ। और मैं अपने देवर के रूम में जाके पोर्शन में जाके सो गई। और मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे, मेरे 3 बच्चे। और उसके बाद सर मैं वहाँ पे सोई हुई थी और कोई फजर की अजान हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ना दरवाज़ा नॉक किया ज़ोर ज़ोर के। मैं ना उनके दरवाजे के आगे लेटी हुई थी, गद्दा बिछा के बच्चों के साथ। तो मैंने ना दरवाज़ा खोला, तो ना फ़रहान की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मुझे कहते हैं मेरे साथ आओ, काम जाना है। तो मैंने कहा आपको स्टमक का इशू है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक है? कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमने काम जाना है, मेरे साथ आओ। उन्होंने सर वो मुझे नीचे लेके गया, उन्होंने सिर्फ फ्रंट का दरवाज़ा खोला है, मैं दरवाजे में बैठी हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ फ्रंट सीट के ऊपर। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और हम जाते जा रहे हैं। और 2 दफ़ा मैं रास्ते में सोई हूँ और मेरी आँख खुली और मैंने कहा फ़रहान आपकी तबीयत ठीक है? तो वो मुँह के अंदर ना कुछ पढ़ते जा रहे थे, जैसे कोई दरूद हो या कुछ हो, और वो मुझे कर रहे थे ऐसे। और मैंने ना उस चीज़ को नोट ही नहीं किया। मैंने कहा इनकी तबीयत ख़राब है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, इनको मसला है। तो मैंने कहा कि मैं किसी को फ़ोन कर दूँ, उन्होंने ना मुझे इशारा किया नहीं, वो मुझसे तब बात नहीं कर रहे थे। और सर वो ना उन्होंने मांगा मंडी के पास लाए हैं वो, और मैं सोई हुई थी। उस टाइम ना एकदम ही गाड़ी रुकी है, जब वो गाड़ी रुकी है ना, उसकी स्पीड से ना मेरी आँख खुल गई। मैं सोई हुई थी, उसकी स्पीड से मेरी आँख खुल गई। फ़रहान पीछे गए हैं और पीछे जाके उन्होंने ना एक लंबी सी चीज़ निकाली। जब उन्होंने एक लंबी सी चीज़ निकाली ना, वो देख के मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। और वो रेस था, और उन्होंने उसको ना उसको लिटा के उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उसके ऊपर आग लगा दी। मैं एक दफ़ा खौफज़दा थी, मैं कहा खुदा के बंदे ये तूने क्या किया है? मैंने ना उस टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्टली उनसे बात करना शुरू कर दी। मैं कहा तुझे खुदा का खौफ नहीं है? ये है कौन? मैं कहा ये क्या चीज़ है, कि क्या हुआ, ये क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो नाजरीन, शादी हो जाने के बाद
اور بچے ہو جانے کے بعد اور ایک امیر گھرانے میں شادی ہونے کے باوجود اور ہر آسائش و آرائش ہونے کے باوجود بھی اس کا ڈیلیوری بوائے سے تعلق اور یہ اس کا گھر آنا اور بعد میں مرڈر، اور یہ آپ عورت کی باتیں سنیں، آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی اس مکار عورت کی کہ یہ کیسے اس کی زبان چلتی ہے اور وہ کیسے خود کو معصوم ظاہر کر رہی ہے، حالانکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ جو عورت ہے وہ جھوٹی ہے اور جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پہ ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہے، اور ایسی جتنی بھی مکار عورتیں ہیں ان کے چہرے پہ ذرا سی بھی شرمندگی ہوتی بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ معمول کا کام ہے کسی سے عشق لڑانا، اس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانا اور پھر کام نکل جانے کے بعد اپنا نیا عاشق ڈھونڈ لینا۔ یہ ایسی عورتوں کے لیے معمول کا کام ہے، روٹین کا کام ہے، ان کے لیے کسی کی جان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ سبق ہے رئیس جیسے ان لوگوں کے لیے جو ایسی مکار عورتوں کے جال میں چنگل میں پھنستے ہیں اور بعد میں ان کا انجام ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ڈیلیوری بوائے رئیس کا ہوا تھا۔ تو یہ عورت ذرا صحیح بھی نہیں سوچتی کہ جو اس کا خاندان ہے اس سے ریلیٹڈ خاندان ہے، اس کے خاوند سے ریلیٹڈ خاندان ہے، اس کے جو اپنی ماں باپ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں تو وہ کیا سوچتے ہوں گے، ان سے لوگ کیا کیا سوال کرتے ہوں گے۔ اس کے باوجود بھی وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہی ہے، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لیکن یہاں تو ایک جھوٹ کو وہ ہزاروں دفعہ بول رہی ہے، اور بلکہ اس کو لاکھوں دفعہ وہ جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی، کیونکہ بروز قیامت بھی ایک عدالت لگنی ہے اور انصاف انشاءاللہ تعالیٰ اسے وہاں پہ بھی ہونا ہے اس مقدمے کا۔ اور یہ جتنی بھی بچنے کی کوشش کر لے، بے شک پولیس کو اپنے ساتھ شامل کیوں نہ کر لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ یہاں بھی کیس میں آئے گی، اور اس عورت سے وہ سب کچھ منہ سے نکلوائے گی جو حقیقت ہے، اور یہ خود اپنے منہ سے صاف داستان سنائے گی کہ اس کا اس سے کیا ریلیشن تھا، اور یہ کتنی کتنی دفعہ اس سے ملتی تھی، کب کب ملتی تھی، اور ڈیلیوری بوائے پہلی دفعہ نہیں آیا، وہ پہلے بھی آتا رہا ہے، یہ سب کچھ بتائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیس جو ہے نا مانگا منڈی سے چینج کر کے، میں نے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا آئی جی صاحب سے اور نگران وزیر اعلیٰ سے، تو یہ کیس چینج کر کے اس کی جو تفتیش ہے نا وہ کہیں اور رکھنی چاہیے۔ اس کی تفتیش بے شک CIA کے پاس سپرد کر دیں لاہور میں، یا کسی بھی اماندار پولیس آفیسر کے پاس اس کی تفتیش سپرد کر دیں، تو یہ جو اس کی زبان پہ جو جھوٹ ہے نا وہ سارا نکل جائے گا، اور سچ کیا ہے وہ اس کی زبان پہ آ جائے گا۔ اگر آپ میری باتوں سے مطمئن ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔